Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome to Paradise College. Students, इससे पिछली क्लास में हमने दो कैलकुलेशन की थी, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल एंड टाइम ऑफ फ्लाइट. आज हम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल पे बात करेंगे और डायग्राम हमने इसलिए पहले बना दिया कि ये दोनों कैलकुलेशन में बल्कि प्रोजेक्टाइल के केस से ही इन चीज़ों को डिस्कस करते आ रहे हैं. तो अब हम आज वाले लेक्चर में ये डायग्राम हमारा सब्जेक्ट उस तरह से नहीं होगा, ये चीज़ें आपको पहले से पता हैं. आइए शुरू करते हैं. स्टेटमेंट है क्वेश्चन की कि आप एक एक्सप्रेशन डिराइव करें अबाउट रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल और फिर बताएं क्या कंडीशन है कि रेंज मैक्सिमम हो. बेटा रेंज की डेफिनेशन ये है, इधर देखें डायग्राम में, आपने एक प्रोजेक्टाइल को फेंका जिस पॉइंट से, इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन. ये प्रोजेक्टाइल जब आपने फेंकते हैं इनिशियल वेलोसिटी vi के साथ और इस वक्त इसका एंगल है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दैट इज थीटा. ये सारी बातें हम करते आए हैं. आप ये जानते हैं कि वर्टिकल कंपोनेंट ग्रेजुअली कम होता होता फाइनली जीरो हो जाता है, तो बॉडी चला जाता है मैक्सिमम हाइट पे. उसके बाद बॉडी मैक्सिमम हाइट से अपने पाथ को मजीद फिर उसी तरह से बेंड करता हुआ टारगेट पॉइंट तक आता है. आप देखते हैं इस पूरी कोर्स ऑफ मोशन के दौरान वर्टिकल कंपोनेंट चेंज होता रहता है, पहले डिक्रीज होता हुआ जीरो और फिर इंक्रीज होता हुआ मैक्सिमम. तो जहां पे हिट करता है ये टारगेट पॉइंट, दिस इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट, यू आर फेमिलियर अबाउट इट. एंड द पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल, इसे कहते हैं ट्रेजेक्ट्री, ये कर्व पाथ. अच्छा, फिर हमने ये बेटा देखा था कि ये सारी मोशन अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है. ये ग्रेविटेशनल फोर्स है जो वर्टिकल कंपोनेंट पे लगातार असर कर रही है. और आइडियल केस में हम क्या करते हैं कि x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को कांस्टेंट लेते हैं, यानी एयर फ्रिक्शन को इग्नोर करते हुए. मैं ये भी यहाँ पे लिख देता हूँ कि एयर फ्रिक्शन इज इग्नोर्ड. वेल, तो रेंज की डेफिनेशन ये है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेके हिट पॉइंट तक, टारगेट पॉइंट तक आते हुए जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर करते हैं इसको रेंज कहते हैं. बाज़-औक़ात कैपिटल X से भी इसको बता दिया जाता है, वरना R से आप इसे शो करते हैं. तो आप इसकी डेफिनेशन यही करेंगे कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से हिट पॉइंट तक जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर करता है उसको कहते हैं रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल. आइए इस डेफिनेशन को पहले लिख लें, फिर इसको डिराइव करेंगे. The horizontal distance covered by projectile from point of projection, और कहाँ तक, उस पॉइंट तक जहाँ वो हिट करता है यानी टारगेट पॉइंट तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ज़मीन पे डिस्टेंस कवर किया, हॉरिजेंटल डिस्टेंस, ये रेंज कहलाती है. और ये भी बताया था कि बच्चे हमने ज़मीन को फ्लैट लिया हुआ है, ठीक है. आइडियल की सिचुएशन में बात कर रहे हैं. लॉन्ग रेंज के लिए ये एप्लीकेशन, ये रिजल्ट आप जो आज डिराइव करेंगे ये एप्लीकेबल नहीं है. आइए एक्सप्लेन करते हैं इसको. हम अपनी बात उसी तरह से करेंगे. Let's consider a projectile of mass m is thrown with initial velocity vi. एक प्रोजेक्टाइल जिसका मैस m है, vi वेलोसिटी से फेंका गया, कितना एंगल बनाते हुए, थीटा, हॉरिजेंटल के साथ एज शोन इन फिगर. और उसके साथ आप अपनी फिगर को ड्रॉ कर देंगे. बेटा आप जानते हैं कि वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हैं, हॉरिजेंटल और वर्टिकल, और डिस्टेंसेस भी दो हैं, हॉरिजेंटल और वर्टिकल. तो आप समझ गए कि हॉरिजेंटल डिस्टेंस हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कवर करता है और वर्टिकल डिस्टेंस वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कवर करता है. आइए इस बात को अब हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं. एज शोन इन फिगर के साथ आप मुकम्मल फिगर को दिखाएं अच्छे अंदाज में.
कंपोनेंट्स को खसूसन 90 डिग्री पे ठीक तरह से दिखाएं। ये शो होना चाहिए कि वाई कंपोनेंट ग्रेविटेशनल फोर्स के एग्जैक्टली ऑपोजिट है, ठीक है। ये कंपोनेंट में एंगल 90 डिग्री, ये डायग्राम आप अच्छे करके बनाएं ताकि आप अपनी एक्सप्लेनेशन जो कि उसी से देनी होती है। सो अब हम चलते हैं। हेयर रेंज इज a horizontal distance, so it is covered by horizontal component of velocity। और बच्चों ये बात हम जानते हैं कि velocity का x component क्या हमने लिया है, आइडियल सिचुएशन में ये रहेगा ही कांस्टेंट, ठीक है। तो बेटा रेंज एक डिस्टेंस है, तो इसको सिंपल डिस्टेंस फार्मूले से फाइंड कर लेते हैं। इसे इक्वेशन से क्यों फाइंड नहीं कर रहे, कर तो सकते थे, लेकिन मैं आपको बताऊं कि रेंज चूंकि ऐसा डिस्टेंस है जिस दौरान वेलोसिटी का x कंपोनेंट कांस्टेंट रहा है, तो x कंपोनेंट का कोई एक्सेलरेशन नहीं है। जब x कंपोनेंट का कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है तो हम उसको मोशन की इक्वेशन से क्यों, हम उसे डायरेक्टली फाइंड क्यों ना कर लें डिस्टेंस फार्मूले से, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन से भी कर लेंगे, लेकिन बेटा इक्वेशन तो अप्लाई होती हैं फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे तो रेंज जिस वेलोसिटी के कंपोनेंट ने कवर की है उसमें तो एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो मैं इसको सिंपली भी फाइंड कर सकता हूँ, बिकॉज आपने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा है S इज इक्वल टू VT। हेयर S की जगह आप पुट कर दे रेंज, तो रेंज एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, तो इसको वेलोसिटी का x कंपोनेंट कवर करेगा जो कि मुसलसल कांस्टेंट रहता है। तो बताइए s आपके पास r पुट हो जाएगा और v की जगह vx कर लें या vix कर लें, x कंपोनेंट ने तो चेंज ही नहीं होना। और ये जो स्मॉल t है ये चूंकि टाइम है तो टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू आप जानते हैं, तो स्मॉल t को कैपिटल T कह दिया, टोटल टाइम यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगा, और कितनी वेलोसिटी का x कंपोनेंट पुट कर दिया इनटू, और ये रेंज का फार्मूला आ गया। और बताइए रेंज Vx, x कंपोनेंट मुसलसल कांस्टेंट Vi cos थीटा, और टाइम ऑफ फ्लाइट का रिजल्ट आपने कल पढ़ा था, याद कीजिए 2 Vi sin थीटा ओवर g। होपफुली ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो अब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं बेटा, Vi इंटू Vi, तो ये हो जाएगा Vi स्क्वायर ओवर g इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये लीजिए, आगे एक मैथमेटिकल आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री की, बिकॉज ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा ये ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें दो को रेशोज आ रही हैं, तो इसको सिंगल आइडेंटिटी में कन्वर्ट करने के लिए आपने एक आइडेंटिटी मैथमेटिक्स में इसको प्रूफ भी आप करते हैं, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये बेटा एक आइडेंटिटी है कि साइन 2 थीटा इक्वल होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसका प्रूफ भी है, आप जब चाहें इनमें वैल्यूज पुट करके देख लें, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड किसी भी एंगल के लिए सेम आएगा। तो यहाँ पर अगर हम साइन 2 थीटा पुट कर देते हैं तो हमारा एक्सप्रेशन ज़्यादा बेहतर अंदाज में जनरलाइज हो जाएगा। तो रेंज का रिजल्ट आएगा Vi स्क्वायर ओवर g इंटू साइन 2 थीटा। मैं इसको ब्लॉक दे रहा हूँ क्योंकि इसको अब हमने डिस्कस करना है। इक्वेशन नंबर 1। स्टूडेंट्स मैंने जो अभी वर्क किया है तो इसको अगर इक्वेशन ऑफ मोशन से बताना चाहते तब भी बात वही थी, तो मैं इसको ब्लॉक में लिख रहा हूँ कि अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि हम इक्वेशन ऑफ मोशन से ही करना चाहते हैं इसको फाइंड, तो तब भी कोई मसला नहीं। देखें इक्वेशन ऑफ मोशन हमने सेकंड आपके सामने लिखी है, S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब हमने चूंकि हॉरिजेंटल डिस्टेंस पुट करना है तो बिकॉज S की जगह x या रेंज पुट कर दें तो पूरी इक्वेशन में x कंपोनेंट पुट हो जाएगा, तो Vi की जगह पुट हो जाएगा VIX, यकीनन A की जगह आ जाएगा AX, और आपको पता है x कंपोनेंट का एक्सेलरेशन 0 है।
तो हमारा रिजल्ट क्या बनेगा फिर देखिएगा ज़रा, ये टर्म हमने पुट की, पूरी इक्वेशन में x कंपोनेंट पुट कर दिया, तो हॉरिजेंटल डिस्टेंस रेंज वी आई एक्स और ए एक्स, ठीक है, और वी आई एक्स आप जानते हैं वी आई कॉस थीटा है। जब आप पुट करेंगे तो बच्चों क्या रिजल्ट आएगा ज़रा देखिएगा, r इज इक्वल टू वी आई एक्स इंटू टी प्लस ए एक्स क्या था 0, तो ये सारी टर्म क्या हो जाएगी 0। रेंज इज इक्वल टू वी आई एक्स क्या है वी आई कॉस थीटा, और टी टाइम कितना था जो इसको टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं, वी आई कॉस थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट का रिजल्ट है 2 वी आई साइन थीटा ओवर जी। बाकी सारी कैलकुलेशन तो आपको पता है कि इसके आगे किस तरह से हुई है। बहरहाल आप इक्वेशन ऑफ मोशन को भी अगर लिखते तो इसी तरह से रिजल्ट आना था, क्योंकि ये फैक्टर एक्सेलरेशन वाला 0 हो जाना था, ठीक है। तो इसको ना भी करें, डायरेक्टली इस तरह कर लें तब भी ठीक है। अगर उस तरह से करना है तो फिर ये करने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप इक्वेशन से लेके इसके रिजल्ट को फिर आगे से प्रोसीड कर लेंगे। बहरहाल हमारा रेंज का एक रिजल्ट जो है वो आया है हमारे पास, दिस इम्प्लाइज दैट, जो आपने लिखा इक्वेशन नंबर 1, रेंज इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर ओवर जी इंटू साइन 2 थीटा। ज़रा इसको देखिए, यहाँ पर हमारे पास क्या समझ आ रही है बात कि रेंज वी आई पे भी डिपेंड कर रही है और एंगल पे भी डिपेंड कर रही है। अच्छा, अगर हम वी आई की बात करते हैं कि किसी बॉडी को जितना ज़्यादा स्पीड से फेंका जाए, तो ज़्यादा स्पीड से फेंकने के लिए आपको इनर्शियल फोर्स ज़्यादा चाहिए। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि एंगल आप फिक्स कर लें, कल भी ये बात की थी, और दो बॉडीज़ को फेंकना है, एक को ज़ोर से फेंकें और एक को आहिस्ता फेंकें, तो क्या दोनों एक जितना दूर जाएंगे? ऑफ कोर्स नहीं। हालांकि एंगल आपने सेम रखा है, लेकिन इनर्शियल फोर्स जिस पे कम लगाई वो कम दूर गया, और जिसको ज़ोर से फेंका वो ज़्यादा दूर से जाएगा। यही वजह है कि फुटबॉल को दूर फेंकने के लिए सिर्फ एंगल की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ताकत की भी ज़रूरत है। तो एक बात तो वी आई का तो रोल है, लेकिन साथ में अब ये एंगल है, एंगल को भी डिस्कस करना है। तो आपको मैंने बताया था कि प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर दो फोर्सेस होती हैं। एक वो फोर्स जिससे आप फेंकते हैं, जिससे वो इनिशियल स्पीड गेन करता है या इनिशियल वेलोसिटी गेन करता है, और दूसरी वो जो इसके पाथ को कर्व पाथ में कन्वर्ट कर रही है, यानी इसके पाथ को, स्ट्रेट लाइन मोशन को ट्रिजेक्ट्री में लेके आ रही है ग्रेविटेशनल फोर्स। और बात समझ आई है? तो अब हम अगर ये मान लें कि वी आई कॉन्स्टेंट है, वी आई को चेंज ना करें, यानी इनर्शियल फोर्स कांस्टेंट रखते हुए रेंज कैसे बढ़ाई जा सकती है, तो फिर एंगल को देखना होगा। आइए आपकी बुक के अकॉर्डिंग हम बात करने लगे हैं फॉर मैक्सिमम रेंज। अगर हम चाहते हैं कि प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम दूर जाए, फॉर कांस्टेंट वैल्यू ऑफ वी आई को कांस्टेंट रखते हुए रेंज मैक्सिमम कैसे होगी? तो अब वी आई को कांस्टेंट रख लिया, जी आपका वैसे कांस्टेंट है, तो बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज जितनी भी हैं उनकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, याद रखिएगा। तो न्यूमिनेटर का रिजल्ट जितना ज़्यादा आएगा, रेंज उतनी ज़्यादा आएगी। तो फिर याद रखिए कि आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमारे एक्सप्रेशन में, इसकी वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए जो कि 1 होती है। अब इधर देखिएगा, मैं इस चीज़ को नेक्स्ट यहाँ पे लेकर आ रहा हूँ। दोनों तरफ इन्वर्स लें तो बताएं 2 थीटा आ गया, साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 कितना होता है? 90 डिग्री। 2 थीटा आ गया 90 डिग्री, तो बच्चों थीटा आ जाएगा 90/2 यानी 45 डिग्री। इसका मतलब है एक प्रोजेक्टाइल को अगर ज़्यादा से ज़्यादा दूर फेंकना है तो आपको एंगल 45 डिग्री रखना होगा, ठीक है? बात समझ आई है? 45 डिग्री पे रख के फेंकेंगे तो मैक्सिमम दूर जाएगा किसी भी गिवन वेलोसिटी के लिए, ठीक है? अब आप यहाँ पे लिखेंगे शोज
So shows at theta is equal to 45 degree, the range will be maximum. Moreover, हम कुछ बात करने लगे हैं कि रेंज मैक्सिमम की मैथमेटिकल फॉर्म क्या आएगी. रेंज मैक्सिमम की मैथमेटिकल फॉर्म आएगी वी आई स्क्वायर ओवर जी, और साइन 2 थीटा का रिजल्ट आपने क्या किया 1, क्योंकि जब थीटा 45 पुट करेंगे तो 2 इंटू 45 90 और साइन 90 1 होता है. तो ये रेंज मैक्सिमम का रिजल्ट है, मैं इसको भी ब्लॉक दे रहा हूँ. अब एक एक्सप्रेशन और है जिसमें आर और आर मैक्सिमम को एक इक्वेशन में बताना है. सो हम ये कह सकते हैं R इज इक्वल टू, इधर देखिए रेंज का क्या फार्मूला हमने पढ़ा इक्वेशन नंबर 1 में, वी आई स्क्वायर ओवर जी इंटू साइन 2 थीटा. तो बताइए वी आई स्क्वायर ओवर जी की जगह क्या पुट हो सकता है, R मैक्सिमम. दिस इम्प्लाइज दैट, तो R इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर ओवर जी की फॉर्म है R मैक्सिमम इंटू साइन 2 थीटा. ओके, अब ये रिजल्ट हमने क्यों डिराइव किया, क्योंकि इस तरह के एमसीक्यूज मौजूद हैं. मैं आपको मसलन एक एमसीक्यू देता हूं खुद से, और ये आपके 5 ईयर पेपर में एक दफ़ा आया था. वो एमसीक्यू ये था, द रेशो ऑफ आर टू आर मैक्सिमम इज, वो रेशो क्या है बताइए. तो ये इक्वेशन आपको हेल्प देगी. आर डिवाइडेड बाय आर मैक्सिमम, तो रिजल्ट क्या आएगा साइन 2 थीटा. और अगर उसका क्वेश्चन होता रेशो ऑफ आर मैक्सिमम टू आर, तो इसका मतलब है ऊपर रखना था आर मैक्सिमम, नीचे आर, तो रिजल्ट 1 ओवर साइन 2 थीटा होना था. तो ये जितने छोटे छोटे एक्सप्रेशन हम बना लेते हैं, इनसे हमारी कैलकुलेशंस आसान होती हैं. रेंज का आर्टिकल कंप्लीट हुआ, और बच्चों मैं बताता चलूँ टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल एंड हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, ये तीनों कैलकुलेशंस हमने आइडियल सिचुएशन के लिए की हैं. आइडियल सिचुएशन में क्या लिया है, एयर फ्रिक्शन को इग्नोर किया और ज़मीन को फ्लैट लिया है. और याद रखना ये सिर्फ तब हो सकता है जब शॉर्ट रेंज की बात हो, यानी एक प्रोजेक्टाइल को फेंका और थोड़े फासले पे गिर गया, फिर तो ठीक है. लेकिन ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान से एक मिसाइल उड़े लाहौर से और इंडिया के दिल्ली शहर में जाके गिरे, तो इतने लॉन्ग डिस्टेंस तक जब वो मिसाइल जाएगा तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम तक एयर में से गुजरना पड़ेगा. तब आप एयर फ्रिक्शन इग्नोर नहीं कर सकते, और तब ज़मीन को भी आप उस तरह से फ्लैट नहीं लेंगे. मैं उम्मीद करता हूँ ये बात समझ आ गई होगी कि दीज रिजल्ट्स आर एप्लीकेबल ओनली फॉर आइडियल सिचुएशन, और एक्चुअली ये इक्वेशंस बहुत कम्प्लेक्स इक्वेशंस हैं, याद रखिएगा. तो आपके सिलेबस में सिर्फ आइडियल सिचुएशन को डिस्कस किया गया है. मैंने एक बात और बताई थी, मैं फिर उसको रिमाइंड कर रहा हूँ कि हमारे प्रोजेक्टाइल के मोशन के अंदर 2 फोर्सेस इन्वॉल्व हैं. एक वो फोर्स जो फेंकने वाली है, और एक वो फोर्स जो उसके पाथ को चेंज कर रही है. अब आप समझ गए कौन सी फोर्स जिससे फेंकते हैं, इनर्शियल फोर्स, और दूसरी फोर्स कौन सी है, ग्रेविटेशनल फोर्स. तो फिर हमने ये कहा कि एंगल के अलावा वी आई का भी रोल है हमारे एक्सप्रेशन में. तो हमारा जो कल का आर्टिकल है उसमें हम इन चीज़ों को मज़ीद ओपन करेंगे.